हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो जैसा कि जब से आपका क्लास 4 का जो रिजल्ट के नाम पे जो मेरिट आपका मेरिट कह रहा हूँ मैं, स्कोर कार्ड जो आपके सामने आया था, उसके बाद सबके डाउट आते जा रहे थे, वो सब कुछ क्लियर करते जा रहा था और एक नई डिमांड सामने आई थी आपकी तरफ से, उस पर भी वीडियोज़ बना रहा हूँ एग्जैक्टली। यहाँ पर बात की जाती है एक्चुअल सैलरी कितने मिलने वाली है आपको क्लास 4 की बात करें, प्रोबेशन पीरियड कितना रहने वाला है, काम करना क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना होगा, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब लग सकती है, वर्क टाइम कितना रहता है, लोड कितना रहता है, इस तरह के कई सारे डाउट्स हैं, वो वन बाय वन क्लियर करना चाहूँगा। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, ये सब जो मैं बता रहा हूँ इसमें से मैक्सिमम जो टर्म्स हैं वो ऑफिशियल नहीं है। जो हमारे नाउन में कुछ ऐसे हैं जो वहाँ पे काम वगैरह करते हैं इस तरह का, उनसे पूछने के बाद मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। तो जो भी डिफरेंट डाटा कलेक्ट किया है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो ऑफिशियल था ना, जो ऑफिशियल एक पीडीएफ आया था स्टार्टिंग में जब क्लास 4 को नोटिफिकेशन आया था, सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं, उसकी हेल्प से कुछ बातों को क्लियर करते हैं। जैसे आप देखोगे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था उसके स्क्रीनशॉट लिए गए हैं। पे स्केल की बात करें, यहाँ पे जो पे स्केल कहा गया था वो कहा गया था 14,800 से लेके 47,100 तक आपकी सैलरी रहने वाली है, यानी कि मिनिमम सैलरी आपकी ये रहने वाली है 14,800 और लास्ट आपकी 47,000 तक सैलरी जाने वाली है। अब यहाँ पर जो एग्जैक्टली जो सैलरी आपको स्टार्टिंग में मिलती है ना, यहाँ पे 2 साल के लिए तो आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, यानी कि ट्रेनिंग जैसा आप समझ सकते हो। तो 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड रहता है उसकी अगर हम बात करें तब तक आपकी सैलरी डिफरेंट रहती है, और जैसे ही प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर जाती है। तो जो स्टार्टिंग के 2 साल हैं, जब प्रोबेशन पीरियड की बात करें, वहाँ पे आपकी सैलरी जो है लगभग ना, यहाँ पे 14,800 लिखा गया, लेकिन 16,000 से 17,000 तक वैरी करती है। जो को स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है वो 16,000 से 17,000 तक वैरी करती है, और फिर इस तरह से जैसे प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है ये डायरेक्टली जंप कर जाती है 20 से 22,000 तक। 20 से 22,000 तक आपकी सैलरी प्रोबेशन पीरियड के बाद खत्म डायरेक्ट जंप कर जाती है, और इसके बाद वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट करता रहता है, और आपको पता है 47,000 तक आपकी सैलरी जाननी है। तो फिलहाल स्टार्टिंग आपको ये वगैरह मिलती है सैलरी वगैरह, इतना इसका जो बेसिक डाउट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मिनिमम मिलेगी भी ना तो वो 14,800 मिलेगी, बट स्टार्टिंग में इसके अराउंड आपको सैलरी जो है मिलना स्टार्ट हो जाती है स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ से ही। आगे चलते हैं, यहाँ पे और डिटेल्स देख लेते हैं क्लास 4 जॉब को लेकर और क्या क्या प्रोफाइल रहती है इसकी। अब यहाँ पर बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करेंगे, किस किस तरह के डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होते हैं। ये भी उनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वहाँ पे मेंशन करा गया था कि कौन से डीवी के टाइम पे वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है, एक आपको मैट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी स्कूल का मार्क सर्टिफिकेट, आपका जो मार्क लिस्ट होती है, मार्कशीट होती है, एक तो आपको वो चाहिए जब आप वेरिफिकेशन ले जाओगे। आपको ओरिजिनल भी ले जाने और साथ साथ आपको सेल्फ अटेस्ट भी करना है। यहाँ पे देखो कहा हुआ है along with the original documents as well as self attested photocopy of each document। हर एक डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड खुद से साइन करी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होने चाहिए। ये क्लियर हो गया। एक आपको 10th की मार्कशीट वगैरह चाहिए, आपको डिप्लोमा चाहिए 10th वाला, फिर आपको अगर कुछ बच्चे कहते हैं हमारी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए। आगे चलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपने अप्लाई किया किसी कास्ट के लिए कैटेगरी तो आपको सर्टिफिकेट वो वाला चाहिए। फिर पर्सनल विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया था तो। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, 2 पासपोर्ट साइज़ रिसेंट फोटोग्राफ्स भी लेके जानी है और एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ भी लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। आईडी प्रूफ आपका इनमें से कोई भी हो सकता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इस तरह से इनमें से कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पर और भी बातों का ध्यान रखा गया। जैसे यहाँ पर कहा गया है जो फॉर्मेट आपको मेंशन करे गए हैं उसी फॉर्मेट में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे, यहाँ पर एक दो देखो, जैसे यहाँ पर हम बात डोमिसाइल सर्टिफिकेट जैसा है वैसे वैसी बात है, तहसीलदार से वो साइन होनी चाहिए, तो तहसीलदार से साइन हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना होगा। उसके बाद क्या था, यहाँ पर आपको एडिशनल वेटेज के लिए कहा गया था, जो स्टूडेंट्स वो एडिशनल वेटेज क्लेम करेंगे उनको डॉक्यूमेंट्स भी तो ले जाने पड़ेंगे। जैसे वो कैंडिडेट जिनका फैमिली मेम्बर ना ही गवर्नमेंट जॉब में अभी है ना ही कभी रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विस हो, उसमें पीएसयू भी आ जाएंगे। ऐसे बोर्ड्स, ऐसी बॉडीज़ जिन पे कंट्रोल आता है गवर्नमेंट वगैरह का, उसमें भी करते हैं तो भी आपको 5 नंबर नहीं मिलने थे। तो जो इसके लिए एलिजिबल जो 5 नंबर वगैरह मिलने थे उनको एक सर्टिफिकेट ले जाना होगा। जो विडोज़ हैं, डिवोर्स्ड वुमेन हैं, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन या ऑर्फन गर्ल्स की बात करो, उनको जो तहसीलदार से सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना होगा। फिर कैजुअल वर्कर्स वगैरह की बात करें, इनको भी अपना वो सर्टिफिकेट वगैरह बना के ले जाना होगा। जहाँ पे उन्होंने काम किया वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो भी डिवीज़न वगैरह हेड होंगे उनका सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा तो वो भी ले जाना पड़ेगा। होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह का जो भी वो भी उनको बताना पड़ेगा वहाँ पे। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने होंगे जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी होगी। फिर एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया गया उन्हें क्या क्या ले जाना होगा, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि डीवी के टाइम पे आपको क्या क्या लेके जाना है। बाकी एग्जैक्ट फॉर्मेट वगैरह किसी में डाउट वगैरह रहेगा तो आपको जब वेरिफिकेशन का टाइम होगा उससे पहले आपको बता दिया जाएगा।
आगे चल लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल्स बताई गई हैं। अब हम चेक कर रहे थे कौन से डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे JKSSB क्लास 4 की बात करते हैं। अब ये डिपार्टमेंट पर ही डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट पर जा रहे हो और उस डिपार्टमेंट में क्या क्या रहता है आपका। जब हम बात करते हैं क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, क्या आपको जॉब करनी होती है, जैसे हमारे पास हमने कई सारे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लाए, कुछ स्क्रीनशॉट लाए। जैसे एक हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, PWD हो गया, फॉरेस्ट इकोलॉजी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, GAD जो नोटिफिकेशन निकालता है आपके लिए भाई, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट हो गया, स्टडी डिपार्टमेंट, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, इलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। तो आप समझ सकते हो डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट, एयर एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट। तो कई तरह के यहाँ पे जो हैं हमारे पास क्या करें डिपार्टमेंट की लिस्ट वगैरह बनी हुई है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जॉब वगैरह वहाँ पे रहती है। अब इसमें जो जॉब वगैरह वैरी करती हैं वो कैसे रहती है, मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाहूँगा जो कि नाउन में है, जो काम वगैरह करते हैं उनकी हेल्प से बताना चाहूँगा आपको। जैसे देखो, अगर हम कहीं पे फॉरेस्ट वगैरह वाले डिपार्टमेंट की बात करते हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट की बात करें, वहाँ पर आपको गार्डनर जैसा काम भी दिया जा सकता है, ठीक है, आपको वैसा काम भी करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पे MTS मल्टीटास्किंग स्टाइल जैसा काम होता है कि आपको मल्टीटास्क करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात ये रखना, याद रखना कि आप पे वर्कलोड यहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि आपको थोड़ा सा काम करना तो ज़्यादा काम होता नहीं है, तो इतना वर्कलोड तो आपके ऊपर होता नहीं है, आपका मतलब ठीक काम होता है। और वर्क टाइमिंग की बात करें, इन डिपार्टमेंट जॉब कितनी होती है, जैसे सुबह 9-10 बजे जाना होगा, शाम को 4-5 बजे वापस छुट्टी हो जाती है, तो इतना ही टाइम पीरियड रहता है, उससे फालतू को एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ता है और उसी टाइम पीरियड को काम करना होता है, तो ज़्यादा काम आपका होता नहीं इतना वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्कलोड, वर्क टाइम तो हो गया, और कौन सी, जैसे गार्डनर की एग्जांपल ले ली, वैसे ही हो सकता है आप किसी जैसे हॉस्पिटल वगैरह में हो गए तो वहाँ पे लेबॉर्ट्री में जो सामान वगैरह आगे पीछे शिफ्ट करना होता है, लेबॉर्ट्री बियरर होता है, इस तरह के काम आपको करने रहते हैं वहाँ पे। या कोई ऑफिस वगैरह वाला वर्क है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया या GAD हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ पर जैसे फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कई बार कहते हैं कुछ फॉर्म भरने होते हैं, बाहर बंदा रखा होता है फॉर्म भरने के लिए, वैसे काम हो गए। असिस्ट करना होता है आपको उन लोगों को, इस तरह के काम हो सकते हैं। PN जैसे काम भी आपको कुछ किसी डिपार्टमेंट में मिल सकता है, आपको PN जैसे काम भी वहाँ पे करने पड़ेंगे। इसको छोड़ दिया जाए तो और भी इस तरह के कई सारे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे ऑफिस अटेंडेंट की बात कर लेते हैं, आपको वो करना पड़ सकता है। आपको बेसिकली यहाँ पे असिस्ट करना है, जो भी आपका सीनियर वगैरह होगा जो आपको काम देकर करने के लिए आपको वो करना होगा। डिपेंड करता है आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो, उस डिपार्टमेंट में कौन सी नीड है। हो सकता है कि आपको वहाँ पे रखा जाए, रिसेप्शन तो थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, बट अटेंडेंट के तौर पे भी आपको वहाँ पे रखा जा सकता है। तो इस तरह के काम आपके क्लास 4 की प्रोफाइल में रहते हैं। तो आपको क्लास 4 की जॉब जब करोगे तो इस तरह के काम आपको करने होंगे। और ये किसी भी तरह का बुरा काम नहीं है, फाइल से एक जगह से दूसरी शिफ्ट करना। कई डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको क्या करना होता है, उनके एक डिपार्टमेंट के लेटर दूसरे डिपार्टमेंट ले जाने होते हैं, तो ये काम भी आपको वहाँ पर दिया जा सकता है, वो काम भी आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह के मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है ना, उस कैटेगरी में आपको रखा जाता है। किसी भी तरह का काम आपको वहाँ पर करना पड़ सकता है। और इजी काम रहता है, कुछ डिफिकल्ट वगैरह नहीं होता। आपको एक ही काम सजेस्ट करूंगा मैं कि आपने अगर ये पेपर क्वालिफाई कर लिया है तो ऑब्वियस ही बात है आप इसे बड़े बड़े एग्जाम भी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि क्लास 4 का जो लेवल था एग्जाम का वो डिफिकल्ट आया था। जहाँ तक अगर बात करेंगे, रीजनिंग का सेक्शन भी ईजी था, इंग्लिश का सेक्शन भी ईजी था, मैथ का भी लगभग ईजी ही था। जो GK का पोर्शन था ना, वो कुछ हद तक डिफिकल्ट बना हुआ था। GK का पोर्शन जो है वो जैसा माना गया था उतना ईजी आया नहीं था, काफ़ी हद तक GK का सेक्शन जो है डिफ़िकल्ट भी बना हुआ था। तो वहीं से कई सारे बच्चे वो स्टूडेंट्स जो रीजनिंग को छोड़ के चले गए थे, जो सिर्फ रीजनिंग को GK को छोड़ के चले गए थे ना, वही आज जो है उन्हीं की सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। वो बच्चे जिन्होंने रीजनिंग को भी टच करा था, जिन्होंने इंग्लिश को भी टच करा था, मैथ को भी टच करा था, GK को भी टच करा था, सभी सेक्शंस को टच करके गए थे, सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहे हैं। जो स्टूडेंट्स सिर्फ एक सेक्शन के भरोसे पे चले गए थे, ये सेक्शन कवर हो जाएगा, मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, तो वही आज मार खा रहे हैं, उन्हीं के सिलेक्शन के चांसेस बड़े कम बने हुए हैं। जो भी है, अब आपको क्या करना, जिनकी सिलेक्शन वगैरह हो गई है या जिनको लगता है कि हमारी सिलेक्शन हो जाएगी, उन्होंने सिर्फ खाली बैठना नहीं है। आपके पास पूरी रात का टाइम रहेगा, 5-6 बजे के बाद फ्री रहना। आपने सुबह भी जल्दी फ्री रहा करोगे, बीच में आपने पढ़ना कंटिन्यू रखना है। आने वाले टाइम पे आप क्लास जैसे SSC के फॉर्म निकलते हैं 10th बेस पे, 12th बेस पे, आपने वो फॉर्म फिल करने, और भी कोई फॉर्म फिल करना है, क्लर्क लेवल 12th बेस पे निकलते हैं, आप उस फॉर्म के लिए अप्लाई करो और उसकी तैयारी करते रहो। अब आपके पास जॉब भी है, टाइम भी है, आराम से तैयारी करो, आगे पहुँचते जाओगे। बाकी किसी भी तरह का डाउट रहेगा आपको इसमें कुछ भी और पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू, जय हिंद।